Namaskar. Hello everyone. A very warm welcome to all of you on the platform of VS Academia. Due to some health issues, पिछले कुछ समय से आपके साथ लेक्चर नहीं शेयर कर पा रहे थे, तो कोई बात नहीं। जहां से हमारा आपका इंटरेक्शन रुका था, आज हम वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कहानी वायरस की चल रही थी, तो आज के लेक्चर में हम वायरस का रेप्लिकेशन देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके न्यू वायरल पार्टिकल्स बनाते हैं। तो जो कंटेंट आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन, देन वेरियस स्टेजेस ऑफ वायरल रेप्लिकेशन और फिर बैक्टीरियोफेज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। व्हाई डू वायरसेस नीड होस्ट सेल टू रेप्लिकेट? अब ये तो हमें पता ही है कि वायरसेस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इनके अंदर राइबोसोम और अदर एंजाइम जैसे इसेंशियल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वायरसेस डू नॉट हैव स्ट्रक्चर्स which are required to synthesize protein or replicate their nucleic acid or to produce energy. अब वायरसेस के पास जब इनका अपना कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है ये सब जनरेट करने के लिए, तो वो कहाँ से यूज करेंगे ये मॉलिक्यूल्स? जाहिर सी बात है, होस्ट सेल से ये इसकी सप्लाई लेंगे। एटीपी और अदर रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल विच आर इसेंशियल फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस वायरस होस्ट सेल से लेगा। इसके अलावा होस्ट सेल वायरस को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर रेप्लिकेशन। नाउ अब हम देखते हैं कि जनरल स्टेप्स क्या हैं रेप्लिकेशन के। तो सबसे पहला स्टेप आता है अटैचमेंट, वायरस का होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद अभी हमने देखा था कि वायरस कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। यानी कि वायरस को होस्ट सेल के अंदर एंटर करना है। अब एंटर करना है तो एनी हाउ कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा ही पेनिट्रेशन का। तो वायरस पेनिट्रेट करेगा होस्ट सेल में। अब क्या है, पेनिट्रेशन के बाद वायरस को होस्ट सेल की मशीनरी यूज करनी है। इसके लिए उसके जेनेटिक मटेरियल को उसकी कवरिंग से बाहर आना, यानी कि हम कह सकते हैं अनकोटिंग। इसके बाद वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है और जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज होंगे। और एक बार जब जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन सिंथेसाइज हो गए तब वो प्रॉपरली असेंबल होंगे, यानी कि न्यू वायरॉन्स बनेंगे। अब जब न्यू वायरॉन डेवलप हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उस होस्ट सेल से रिलीज हो जाएंगे और नए सेल को इन्फेक्ट करेंगे, और इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। अब इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा और डिटेल में हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है, अटैचमेंट का। अब जाहिर सी बात है कि वायरस जो है होस्ट की सेल सरफेस पे कहीं भी अटैच नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जहां पे ये अटैच होगा और उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो वेरी करेंगे फ्रॉम वायरस टू वायरस। फॉर एग्जांपल जो HIV वायरस होता है वो अटैच होता है CD4 रिसेप्टर पे। वहीं जो रेबीज वायरस है वो कहाँ बाइंड करेगा, एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पे। ये तो बात थी रिसेप्टर मॉलिक्यूल की। इसके साथ साथ वायरस में ऑर्गन स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलती है। यानी कि हर वायरस ऐसा नहीं है कि सभी बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करे ना, वो भी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि हम देखें तो हेपेटाइटिस वायरस कहाँ इन्फेक्ट करेगा, लीवर को। वहीं जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो इन्फेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रिसेप्टर स्पेसिफिकेशन है या फिर कहिए कि ऑर्गन स्पेसिफिकेशन है, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, होस्ट की रेंज को। यानी कि कुछ वायरसेस जो होंगे वो नैरो रेंज के होंगे, कुछ स्पेसिफिक होस्ट को ही इन्फेक्ट करेंगे, जबकि कुछ वायरस ब्रॉड रेंज के होंगे, यानी कि होस्ट का स्पेक्ट्रम उनका ब्रॉड हो सकता है। अब
ये तो बात थी अटैचमेंट की। अटैचमेंट के बाद क्या आता है? पेनिट्रेशन। होस्ट का, सॉरी, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको होस्ट के अंदर, होस्ट सेल में जो एंटर करना है, इसके कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? पहली थिंग तो हुई डायरेक्ट फ्यूजन, जिसमें कि वायरस की जो मेम्ब्रेन है और जो सेल की मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज करेगी, और देन वायरल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? एंडोसाइटोसिस। इसमें जो होस्ट की सेल है, मेम्ब्रेन है, वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और वायरस को इनगल्फ करती है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन ऑफ जीनोम। जो नॉन एनवेलप प्रोटीन होते हैं, यानी कि जो, सॉरी, नेकेड वायरस जो होंगे, नॉन एनवेलप वायरस, वो अपना जेनेटिक मटेरियल को डायरेक्टली होस्ट सेल में इंजेक्ट करते हैं, और इस केस में इनका जो कैप्सिड मटेरियल है वो आउटसाइड ही रह जाता है, सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है वही इंजेक्ट होता है। और इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा था? मींस पेनिट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आया? अनकोटिंग का। अनकोटिंग में जो कैप्सिड है उसको रिमूव होना है। अब ये रिमूवल कैसे हो सकता है? या तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो, मींस सेल में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हो साइटोप्लाज्म में जो कि ये काम करें, या फिर जो पीएच का चेंज है, लाइक इन एंडोसोम्स। तो एंडोसोम का पीएच एनवायरनमेंट कैसा होगा? एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। एसिडिक एनवायरनमेंट से जो एनवेलप प्रोटीन्स होंगी उनमें कुछ, उनके स्ट्रक्चर में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन फ्यूजन होता है और वायरल जीनोम रिलीज होता है साइटोप्लाज्म में। अनकोटिंग यानी कि जब जेनेटिक मटेरियल रिलीज हो गया उसके बाद का स्टेप क्या हुआ? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करेगा और नए जेनेटिक मटेरियल सिंथेसाइज होंगे। इस केस में जो डीएनए वायरसेस होते हैं वो जनरली रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल के न्यूक्लियस में, जबकि जो आरएनए वायरसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेशन के लिए जो डीएनए वायरसेस होंगे वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, जबकि आरएनए वायरस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करते हैं। इन केस ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस क्या करता है? रेट्रोवायरस यूज करते हैं डीएनए इंटरमीडिएट को, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो वायरल एंजाइम है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कन्वर्ट करेगा वायरल आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में, जिसके बाद फिर डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए सिंथेसाइज होता है। अब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस के साथ साथ प्रोटीन की भी सिंथेसिस होनी है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो वायरल का जो एमआरएनए होगा वो ट्रांसलेट होता है कैप्सिड प्रोटीन और रिक्वायर्ड एंजाइम्स में। एक बार जब ये सिंथेसिस हो गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? असेंबली का। असेंबली में जो न्यू वायरस पार्टिकल्स जो सिंथेसाइज हुए हैं, जेनेटिक मटेरियल हो और प्रोटीन हो, वो एक साथ असेंबल होता है। वायरल जीनोम जो है वो कैप्सिड में पैक्ड होगा, और जो एनवेलप वायरस होंगे उनको एक एक्स्ट्रा कोटिंग चाहिए होगी एनवेलप की। वो उनको कहाँ से मिलेगी? जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो लिपिड मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, वहां से उनको एक एक्स्ट्रा कवरिंग मिलती है, और इस तरीके से जो नए पार्टिकल्स होंगे वो फॉर्म्ड होते हैं। अब रिलीज का जो स्टेप आएगा, रिलीज के दो तरीके से हो सकता है। जनरली जो नॉन एनवेलप वायरस होते हैं वो होस्ट सेल को रप्चर करके, बर्स्ट करके रिलीज होते हैं, तो ये कहलाता है लाइसिस, क्योंकि इसमें होस्ट सेल की किलिंग हो रही है। देन एक चीज और होती है बडिंग। जो एनवेलप वायरस हुए वो जनरली होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बल्कि वहां पे एज अ बड रिलीज होते हैं। तो ये तो था मेजर स्टेप, जो जनरल स्टेप होते हैं वायरस के रेप्लिकेशन के। अब हम लोग बैक्टीरियोफेज को एक बार देखते हैं। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर सबको पता है।
इसमें कॉम्प्लेक्स सिमेट्री मिलती है। इट मीन्स कि एक से ज्यादा तरह के स्ट्रक्चर इसके एक स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। तो हेड हुआ इसमें, हेड में कैप्सिड यानी कि प्रोटीन पार्ट और जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पार्ट। आइकोसाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर हुआ हेड का। देन नेक के थ्रू ये जो आपका हेड रीजन है ये बाइंड करता है सेकंड रीजन से, टेल से, जो कि ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर हुआ। अब टेल को अगर हम देखें तो टेल के बेस पे जो एंड प्लेट होती है उससे कुछ पिंस निकले रहते हैं, और साथ ही लॉन्ग प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कि क्या कहते हैं, टेल फाइबर। ये जो टेल फाइबर और टेल पिंस हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बैक्टीरियोफेज के अटैचमेंट और एंट्री में ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो अब इसके हम रेप्लिकेशन को देखते हैं किस तरीके से होगा बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज के रेप्लिकेशन में हम लोगों ने जनरली सुन रखा है कि लिटिक और लाइसिस, लाइसोजेनिक जिसे कहें, ये दो तरह के साइकिल देखने को मिलते हैं। तो इसको हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, जो वायरस है वो होस्ट सेल के साथ अटैच होगा उसका। यहाँ पे होस्ट क्या है, बैक्टीरिया है। दो कंडीशन हो सकती हैं सेकेंड स्टेप में, जब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल में एंटर करता है, तो या तो वो इंडिपेंडेंटली रहे या फिर जो होस्ट का जो क्रोमोसोम है उसके साथ इंटीग्रेट कर जाए। अब यहाँ पे अगर ये इंडिपेंडेंटली रहता है, वायरल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंडिपेंडेंट रहता है वायरल डीएनए, तो ये लिटिक साइकिल में एंटर करता है। इट मीन्स कि इसमें जो वायरल डीएनए कंपोनेंट है उसकी सिंथेसिस होगी, देन प्रोटीन स्ट्रक्चर की सिंथेसिस हो रही है, और इनकी असेंबली होगी। असेंबली के एज अ रिजल्ट ऑफ असेंबली ये न्यू वायरॉन पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे, मतलब न्यू वायरॉन पार्टिकल्स डेवलप हो रहे हैं। अब जब न्यू वायरॉन पार्टिकल्स डेवलप हो गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनका रिलीज का। और रिलीज कैसे होगी, सेल लाइसिस के थ्रू, यानी होस्ट सेल की लाइसिस होगी, होस्ट सेल बर्स्ट करेगी और ये जो बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स है, न्यू वायरल पार्टिकल्स, वो एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे और नए सेल को इन्फेक्ट करेंगे। यहीं पे अगर सेकंड कंडीशन अप्लाई होती, यानी कि ये जो वायरस का जो डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है, उस केस में क्या होता, ये जो आपका लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें ये एंटर करता, और वो स्टेज जहाँ पे कि वायरस का जो डीएनए है वो इंटीग्रेट कर जाता है बैक्टीरियल डीएनए से, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोफेज में। और ये इसी तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है और होस्ट को ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेकिन कभी किसी पॉइंट पे हो सकता है कि फिर से कोई रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो जिसके थ्रू कि ये जो वायरल का जेनेटिक मटेरियल है ये होस्ट के जेनेटिक मटेरियल से सेपरेट हो जाए और ये लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाए, यानी लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और वहां पे फिर होस्ट सेल की लाइसिस देखने को मिलेगी। अब इन्हीं दोनों फेज को अगर हम कंपेयर करें इन द एंड, तो क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहली चीज कि लेटिक साइकिल में वायरल डीएनए जो है वो सेपरेट रहता है बैक्टीरियल डीएनए में, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में वायरल डीएनए जो है सेपरेट नहीं रहता है, इंटीग्रेट कर जाता है। लेटिक साइकिल को आप इन्फेक्शियस साइकिल भी कह सकते हैं या विरुलेंट साइकिल भी, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल को टेम्परेट साइकिल कहते हैं या एविरुलेंट, क्योंकि इसमें डिजीज नहीं दिख रही है, सेल की लाइसिस नहीं होती है। देन अगर इसकी प्रोडक्टिवनेस देखें तो जो लेटिक साइकिल है इसकी प्रोडक्टिवनेस ज़्यादा होगी वायरल डीएनए और वायरल प्रोटीन
की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ड्यूरेशन देखें तो लिटिक साइकिल की ड्यूरेशन कम होगी इन कंपैरिजन टू लाइसोजेनिक साइकिल। नेक्स्ट अगर देखें कि वायरल का स्प्रेड देखें तो ये लिटिक साइकिल कैसी होगी, इन्फेक्शियस होगी, और वायरल इन्फेक्शन इसमें सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल जो होगी वो नॉन इन्फेक्शन साइकिल होगी, इसमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जनरली नहीं होता है क्योंकि फ्यूजन ही नहीं होता है डीएनए, वायरल डीएनए और होस्ट डीएनए का। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। होस्ट सेल के ऊपर देखें तो ओवरऑल लेटेक्स साइकिल में होस्ट सेल की लाइसिस हो रही है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट सेल इंटैक्ट है। तो ये तो थे मेजर डिफरेंस बिटवीन लेटेक्स साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये मटेरियल यूजफुल लगा हो। तो आप इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।